मेजो टार्टरिक एसिड भी बताए थे ना। चलिए, वेज एंड डैश फार्मूला। वेज एंड डैश फार्मूला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। बहुत छोटा छोटा टर्म आएगा इसमें। फिक्सचर प्रोजेक्शन आया, एरिथ्रोथ्रियो आया, डेक्स्ट्रोलिबो आया। इस बार है वेज एंड डैश फार्मूला। वेज एंड डैश फार्मूला में ना, सुनिएगा क्या करना है। इसमें कार्बन के राउंड में इस तरह का वेज, इस तरह का ये वेज, और एक डैश, ऐसा फार्मूला, और ये ऐसे चार लाइन इसमें बना रहता है। इसको वेज कहिए, इसको डैश कहिए। ये जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन, और वो है कटिंग लाइन। सॉलिड लाइन इन फ्रंट ऑफ अस बताता है, बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ अस, बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ अस। जैसे कल फिक्सचर प्रोजेक्शन फार्मूला में ये वर्टिकल लाइन था और नीचे वाला फ्रंट ऑफ अस था, है ना। ऊपर वाला अवे फ्रॉम अस था। उसी तरीके से ये सॉलिड लाइन यहाँ पे बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ अस बताता है, और कटिंग लाइन जो है बॉन्ड अवे फ्रॉम अस बताता है, अवे फ्रॉम अस। यदि आप कार्बन को इस तरह से लिखते हैं, मतलब किसी मॉलिक्यूल के, कार्बन के किसी मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखते हैं, दैट फार्मूला इज कॉल्ड वेज एंड डैश फार्मूला। और ये सब लिखने का तरीका कायरल कार्बन के लिए उपयोग किया जाता है ना। अब बातें ये होगी कि ऐसे फार्मूले पे हम लोग किसको इन फ्रंट ऑफ अस और किसको अवे फ्रॉम अस लिखेंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, यहाँ CH लेते हैं, ये Cl लेते हैं, ये CH3 ले लेते हैं, और इधर में कोई फ्लोरीन ले लेते हैं। अब इसका वेज एंड डैश फार्मूला है। तो वेज एंड डैश फार्मूला में हमें पता होना चाहिए ना कि इन फ्रंट ऑफ अस हम किस एटम को लिखेंगे और अवे फ्रॉम अस किस एटम को लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सीक्वेंस रूल आएगा, चान इंगलॉड और प्रीलॉक का। याद है, एटॉमिक मास के हिसाब से पेयरिटी बनाते हैं ग्रुप्स का। पहला एटम जो जुड़ा है उसके हिसाब से पेयरिटी बनाते हैं, लिखे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, है ना। अकॉर्डिंग टू CIP रूल, CIP रूल हम लोग हाइयर एटॉमिक मास वाले को गिव प्रायोरिटी, है ना। हाइयर एटॉमिक मास वाले को प्रायोरिटी देंगे, तो क्लोरीन को 1 नंबर देंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये रूल पढ़ाए। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर 2 काउंट करना था ज्योमेट्रिकल में, यहाँ पे चारों ग्रुप को हम लोग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर देंगे 1 2 3 4 करके। क्लोरीन का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है यहाँ पे। फिर फ्लोरीन का, फ्लोरीन को हम लोग कितना सीक्वेंस देंगे, 2। फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन को सीक्वेंस नंबर कितना मिलेगा, 3। और लास्ट में H, तो कितना सीक्वेंस मिलेगा, 4। और वेज एंड डैश फार्मूला पे जो सॉलिड लाइन होता है उस पर जो बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ अस है उस पे हम लोग 1 रखते हैं। बगल में 2 नंबर लेंगे,
बगल में 3 नंबर देंगे, और जो बॉन्ड अवे फ्रॉम अस है उसको 4 नंबर देंगे। बस इतनी कहानी है। ये वेज एंड डैश फार्मूला आप किसी का लिख सकते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल का वेज एंड डैश फार्मूला में कन्वर्सन करना है, कार्बन लिख दिया, सॉलिड लाइन पे किसको रख दें, क्लोरीन को, फिर बगल में किसको रख दें, फ्लोरीन को, फिर बगल में किसको रख दें, मिथाइल को, और कटिंग लाइन पे हाइड्रोजन। ये इसी मॉलिक्यूल का वेज एंड डैश फार्मूला है। क्लियर? तो लिखिए, बस पूरी बात तो समझना ही। इसको लिखना होगा क्या? लिख तो दिए ये सब, समझ गए ना? कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करना है मॉलिक्यूल में, और वेज एंड डैश फार्मूला लिख देना है। ये सब ऐसा कुछ सही में कुछ बातें हैं कि जो सामने सामने तुरंत समझ में आ जाता है, अदरवाइज पता भी नहीं चलता है। अच्छा, इसे कुछ लिखा जाता है। हम्म, हम्म। उसको गर्मी लग रहा है, थोड़ा ठंडा होने दो। फैन चला दें? इन वेज एंड डैश फार्मूला, solid line that is bond represent groups are present in front of us। चूंकि कार्बन टेट्राहाइड्रल होता है, इसलिए ये सब हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना? टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट देखिए है ना? टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट रखना ही होगा, है ना? चलिए, मैं प्रॉब्लम बच्चा सबका नहीं है, बाजारू माहौल ऐसा बन जाता है ना। 4 पेन दीजिए। छुट्टी 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 का माहौल बना देता है। इतना छुट्टी पकेगा, छुट्टी पकेगा। चौथा पेन दीजिए। देखिए, एक्चुअली में टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट इसको कहते हैं। ये देखिए, ये टेट्राहाइड्रल, नहीं, ये ये टेट्राहाइड्रल है। देख पा रहे हैं? अब इसको यदि हम ऐसे ले आते हैं, ऐसे देखिए इसी को, तो आपको ये 2 पेन लग रहा होगा, बोर्ड पे है 2 नंबर और 4 नंबर, लेकिन ऐसा है ही नहीं। एक्चुअली में इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायमेंशनली। ये जो कार्बन है, ये वाला, यदि ऐसे करते हैं तो अवे फ्रॉम अस हो जाता है, और ये वाला टुवार्ड्स अस हो जाता है ना? ये बोर्ड ऐसे देखिए, तो ये बोर्ड के प्लेन पे ये 2 कार्बन आ जाता है, और एक चला जाता है अवे फ्रॉम अस, और एक चला आता है टुवार्ड्स अस। मतलब टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट को ऐसे ही समझेंगे। आई 2 ठो जो है प्लेन ऑफ पेपर पे, तो इसको 1 नंबर देना है, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये 4, है ना? उसी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है, ताकि 1 2 3 4 नंबर, यानी टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट को आप बखूबी समझिए। क्योंकि इस आइसोमेरिज्म में बताना ये होता है
कि पोजीशन एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के रिलेशन में बदल लिया है। जब तक इस पोजीशन को नहीं समझेंगे तब तक वो बदला बदली समझेंगे नहीं, इसलिए ये सब पढ़ना रहता है ना। पिछले दिन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला था, वहां भी अवे फ्रॉम अस टुवर्ड्स अस की बातें थी, यहां भी कटिंग लाइन, सॉलिड लाइन। ये अरेंजमेंट कर लीजिएगा सीआईपी रूल से, और वेज एंड डैश फार्मूला बना लीजिएगा। जैसे एक फार्मूला बनाना है इस मॉलिक्यूल का, CH3 CH OH CH2 CH3, राइट वेज एंड डैश फार्मूला। राइट वेज एंड डैश फार्मूला। तो सबसे पहले इसमें कायरल कार्बन खोजा जाएगा बाबू। तो CH OH CH2 CH3, इधर में है CH3। अब बताना है इसमें ग्रुप्स, CIP रूल्स। तो इसमें पहला बॉन्डिंग एटम OH ग्रुप को 1 नंबर दे दें। यहां 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहां 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, देखिएगा ऐसे ऐसे काटना रहता है, 2 हाइड्रोजन, यहां 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, और फिर ये कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, ऐसे लिखना है, ऐसे, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज्यादा था इसलिए 1 नंबर पे आया। अब ये कार्बन कट गया, एटॉमिक मास मेजर में दोनों तरफ बराबर बराबर बराबर। अब देखिए ये वाला कार्बन का एटॉमिक मास ज्यादा, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कम। तो CH2 CH3 को हम लोग क्या एक नंबर ग्रुप बनाएंगे, 2 नंबर, CH3 को 3 नंबर, H को 4 नंबर। समझ आ गई पूरी बात। अब इस कार्बन को ऐसे दिखा देंगे हम लोग, कार्बन OH 2 नंबर पे, CH2 CH3 3 नंबर पे, CH3 कटिंग लाइन पे H। क्लियर। अब देखिए इसका मिरर इमेज बनाना कितना आसान हो गया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, इसलिए ये बेज एंड डैश फार्मूला वगैरह पढ़ना रहता है। CH3 इधर आ जाएगा, कटिंग लाइन H आ जाएगा इधर, और ये सॉलिड लाइन पे तो OH ही रहना है, और इधर आ जाएगा CH2 CH3। चूंकि हमने आपको 3 बार बोला कि एटॉमिक मास के हिसाब से 1 2 3 4 प्रायोरिटी देते हैं। तो पहला एटम ऑक्सीजन था जिसका एटॉमिक मास 16 था, दूसरे किसी में कार्बन जुड़ा था जिसका एटॉमिक मास 12 ही था, ठीक है, इसलिए OH को 1 नंबर पे रखा। कभी कभी आदमी क्या करता है ना, जो खुद समझना चाहता है वही समझता है, जो सामने वाला कहता है वो समझ भी नहीं करता। ये समस्या जो है ना, ये पूरा इंडिया का बहुत बड़ा समस्या है कि जो हम चाहते हैं उसको बोलते तो ठीक था। हम चाह रहे हैं सब जोड़ के एटॉमिक मास,
नहीं, आप यही चाह रहे थे ना कि पूरा एटॉमिक मास जोड़ दूं, CH2 CH3। क्या? नहीं नहीं, आपको ये पूछना था मैं कि आखिर आपको क्या लगा कि एक नंबर उसको नहीं देना चाहिए था। देखिए ये तो सही में आप तो कुछ भी चाह सकते हैं। इससे हम लोग का एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम जो ये सब पूछते रहते हैं ना, इससे एक्सपीरियंस गेन होता है कि आखिर बचवा अपने मन से क्या सोच लेता है, किस बारे में कब। कह तो रहे CIP रूल, हम लोग का क्या रूल है, एटॉमिक मास के हिसाब से। एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी हो जाता तो ठीक ही था, लेकिन हम आप लोग को ये बात चर्चा किए थे क्योंकि आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है। तो एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह ड्यूटेरियम है, एक जगह ट्राइटियम है। तो एटॉमिक नंबर तो सबका एक ही है, लेकिन मास अलग अलग है। तो जिसका मास ज्यादा है उसको एक नंबर पे लेते हैं। हो गया? हो गया। अब ऐसा नहीं है कि दो कार्बन वाले का हम लोग नहीं बना पाएंगे बेज एंड डैश फार्मूला। जैसे ये दो कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये मान लेते हैं कोई फ्लोरीन रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि क्लोरीन है, एक वो हाइड्रोजन भी मान लेते हैं, और एक वो OH ले लेते हैं। चलिए ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी रहे, है ना। अब इसको वेज एंड डैश प्रॉब्लम, चूंकि दोनों कार्बन कैसा कार्बन हो गया, तो कायरल कार्बन हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। तो ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का वेज एंड डैश फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि 1 2 3 4 रखना है। तो पहला जो एटम है, पहले एटम्स को हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 3, तो ये एक नंबर पे है, ये कार्बन है, ये ड्यूटेरियम है, तो 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ड्यूटेरियम है, और 4 नंबर पे हाइड्रोजन। किसी का एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरे को 2 कार्बन बनाइएगा, और यदि इस कार्बन को देख रहे हैं तो पहला नंबर इस पर ये क्लोरीन है, दूसरा नंबर OH है, तीसरा नंबर ये वाला कार्बन है, और चौथा नंबर ये वाला हाइड्रोजन है ना। तो किसी एक के ही रेफरेंस में आपको काम करना होगा। तो आप कार्बन कार्बन यदि यहाँ पर लिख देते हैं तो एक तो 2 नंबर फिक्स हो गया। अब बातें तो बस एक नंबर और 4 नंबर के लिए स्पेशल करेक्टर है। तो एक नंबर वाले को इस तरह से आप सजा देंगे, सॉलिड लाइन जहां बना दीजिएगा वही इन फ्रंट ऑफ अस है, और वो एक नंबर रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये सॉलिड लाइन बनाए, एक नंबर कौन है इसमें, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन रख दिया। दो तो वो है ही है, 3 नंबर कौन है, तो 3 नंबर में ड्यूटेरियम है, और चौथा नंबर कौन है, तो हाइड्रोजन है। ये हो गया पेज एंड डैश फॉर्मूला। अब ये एक नंबर था, तो एक नंबर क्लोरीन है, तो इस तरह से इसको ऐसे करके जहां भी इस तरह का लाइन आपको दिखेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ अस, क्लोरीन बना दिया। अब इसका 2 नंबर OH है, तो एक OH बना देंगे, और 4 नंबर पे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, चौथा नंबर पे कौन है, तो हाइड्रोजन है। तो ऐसे बना देंगे, ये पेज एंड डैश फॉर्मूला
है ना। तो इन जनरल कहीं पर इस तरह का आपको चीजें दिखे, इस तरह से चीजें दिखे आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, तो ये होगा 4 नंबर, है ना। तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, 2 और 3 ही में कंफ्यूजन होगा। फिर इस तरह से इस कार्बन का 1 नंबर, दो ऐसे, और कटिंग लाइन बना देंगे इस पर आपका 4। 2 3 नंबर तो प्लेन ही में होना है। क्या समझ गए? केमिस्ट्री में ये सब देखते होंगे, किताब उताब में लिखा रहता है, लगता होगा ऐसी फोटो तो बनाया हुआ कुछ कुछ, कार्बन सजा सजा के बनाता है। अरे देखिए यहाँ पर ये, नहीं दिमाग को बिजी नहीं करना चाहिए, कुछ दिन रिलैक्स कीजिए ना, समझ में आ गया उसका इंजॉय कीजिए कुछ देर। दिमाग में इतना एक्चुअली में बच्चा लोग का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है ना, फट फट 10 20 इंफॉर्मेशन एक साथ ब्रेन में ले ले, थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सबका आ जाएगा, पूरा इंफॉर्मेशन में गड़बड़। इंफॉर्मेशन आ भी जाएगा तो रहता नहीं है बहुत दिनों तक, टिकता नहीं है। फिर हाँ ऐसा कुछ था, पढ़े थे, और अभी कह रहे हैं कि इसको पढ़ के देखते रहिए, कुछ देर तक देखिएगा, फ्रॉम आई ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाता रहेगा, उतना ही दूर तक आप इसको रिटेन करिएगा, फिर रिवीजन कीजिएगा तो वो हो जाएगा। अब देखिए इससे हमें आगे क्या पढ़ना है, इसका फायदा हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आर एस नोमेनक्लेचर में आना है। जैसे डेक्स्ट्रोलीबो था, वैसे आर एस नोमेनक्लेचर है ना। या आप कह सकते हो आर एस ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे डेक्स्ट्रोलीबो था वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमर का नाम आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आर का मतलब रेक्टस से है, और एस का मतलब सेनेस्ट्रियल से है। सेनेस्ट्रियल नाम सुने होंगे बायोलॉजी वाले लोग। सिनिस्टर, सिनिस्ट्रियल, स्पेलिंग गलत है, SINISTR, सिनिस्ट्रियल। क्या नहीं, वो वाला सीन देख करके पापी मत समझ लीजिए आप। सिनिस्ट्रियल एक्चुअली में सीप समझते होंगे, घोघा, सीप, बायोलॉजी में पढ़ना है। हाँ घोघा, तो सीप जो होता है ना एक्चुअली में दो तरह का उसमें पैटर्न होता है, उसका माउथ पैटर्न दो तरह का होता है, एगो लेफ्ट हैंड साइड में मुंह खुलता है, एगो राइट हैंड साइड में, जिसको शंख कहते हैं ना, जो पंडित जी बजाते हैं पूजा में, हर पूजा में पहले और बाद में, तो वो एक दायां मुखी होता है, एक बायां मुखी होता है ना। तो सिनेस्ट्रियल और रेक्टस, तो रेक्टस और सेंसियल वहीं से बनाया है, वही सीप घोघा वाली बात, और वही सीप का वो रूप है। नहीं, वो जो शंख बजता है उसी सीप का रूप है। तो इसका मतलब होता है राइट, और इसका मतलब होता है लेफ्ट, बस इतना ही सब बात है।
राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो राइट मतलब यहाँ पर हम लोग अपने मिला लेंगे पिछले दिन वाले से, पॉजिटिव रोटेशन समझ जाएंगे। और लेफ्ट का मतलब हम लोग नेगेटिव रोटेशन समझ जाएंगे। क्या, चूंकि आपको याद है कि पोलरीमीटर था, और पोलरीमीटर में प्लेन पोलराइज लाइट जो ऐसे था वो आइदर तो ऐसे मूव किया था, आइदर ये ऐसे मूव किया। ऐसे मूव किया तो ये राइट में मूव किया, तो आर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और ऐसे मूव किया तो लेफ्ट में मूव किया। इसी को सेनेस्ट्रियल कह रहे हैं, और इसको एस कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल। पहले इसी को डेक्स्ट्रो लिख रहे थे और इसको लीवो लिख रहे थे, लेकिन डेक्स्ट्रो और लीवो का एक लिमिटेशन आ गया था, और लिमिटेशन ये था कि ग्लिसरल डिहाइड के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया था, और आर एस कन्फिग्रेशन आप अपने से दे सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब पॉजिटिव है और इसका मतलब निगेटिव है, इतना सब बात है। तो आज भी जो आर एस पढ़ने वाले हैं वो डेक्स्ट्रोलीवो ही है, वो प्लस माइनस रोटेशन ही शो कर रहा है। तो क्या शो करेगा, आर पॉजिटिव रोटेशन और एस नेगेटिव रोटेशन। आर पॉजिटिव डायरेक्शन का एक और मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज, है ना। पोलरीमीटर का ये रीडिंग, मीटर जो है मीटर का रीडिंग क्लॉकवाइज मूव किया है, और ये क्या शो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बता, है ना। द इनांसियोमर या द ऑप्टिकल आइसोमर which rotate plane polarized light towards right, it called rectus आणि आर कॉन्फ़िगरेशन। और सीधा यहाँ पे आर आइसोमर यानी आर ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे डेक्स्ट्रो आइसोमर, वाइल which rotate plane polarized light towards left, it called as sinistrial. या एस आइसोमर।
अब बातें होगी किसको कहेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल और किसको कहेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल, है ना। इसी के लिए हम लोग पढ़े हैं बेज एंड डैश फार्मूला, इसी के लिए हम लोग 1 2 3 4 भी किए। ठीक है, अब देखिए आप एक मॉलिक्यूल लिखते हैं यहाँ पे समझने के लिए। क्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, H ले लेते हैं। कायरल कार्बन तो है, कायरल कार्बन में ये जो कार्बन है वो 1 नंबर है, ये एटम 2 और ये कार्बन 3 और ये हाइड्रोजन कितने नंबर पे। अब 1 से 4 आप मूव करिए आई को, क्लॉकवाइज में यदि मूव करते हैं तो वो आर है, और एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं तो एस है। देखिए 1 2 3 और 4 क्या मूवमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 1 से जाना है 4 पे, ऐसे नहीं कि 1 से 4 पे चले गए, ऐसे ऐसे नहीं जाना, 1 से 4 पे जाना है, मतलब बाकी 2 3 होते हुए। तो इसके लिए हम लोग मूव कर रहे हैं राइट, इसलिए इस आइसोमर को क्या बोलेंगे हम, आर आइसोमर। अब इसमें ऐसा कर देते हैं और फिर इसका मिरर इमेज बनाते हैं। तो मिरर इमेज जो बनाएंगे, कार्बन ये तो सॉलिड लाइन पे रह जाएगा क्लोरीन, ये फ्लोरीन के जगह पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये भी रह जाएगा CH3, और इधर में आ जाएगा फ्लोरीन। बताइए 1 नंबर, ये है आपका 2 नंबर, और ये है आपका 3, और ये है 4। तो 1 से 4 पे जाना है 3 होते हुए, 1 से 4 पे जाना है 3 होते हुए। बताइए कैसे जाएंगे, ऐसे जाके ऐसे जाना होगा या नहीं होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज गए, एंटी क्लॉकवाइज गए, एंटी क्लॉकवाइज गए, या आप लेफ्ट में गए, इसलिए इस कन्फिग्रेशन को क्या कहेंगे एस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो जो भी नाम होगा इसका उसके आगे आर लगेगा, क्लॉकवाइज राइट या आर। अब नाम तो कुछ ना कुछ है ही है ना, 1 2 1 2, एक पे क्लोरो एक पे फ्लूरो, आर 1 क्लोरो 1 फ्लूरो इथेन, इसके नाम के आगे एस लगेगा, 1 क्लोरो 1 फ्लूरो इथेन। इसका मतलब भी वही है डेक्स्ट्रोलिवो, लेकिन इससे हमको किसी के रिलेशन में जाना नहीं है, चान इंग्लोड प्रलोक से 1 2 3 4 कर लेंगे, और वेज एंड डैश फार्मूला जैसा बना लेंगे, और नजर अपना घुमा देंगे। क्लॉकवाइज घुमाए तो आर कन्फिग्रेशन, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो एस कन्फिग्रेशन।
एक काम आपके लिए। बहुत छोटा बात है, समझ आ रहा है ना पूरी बात? जब सीखने वाला ये पूरा ही है। और जानते हैं ये सब ऐसा बात है ना कि मेडिकल या आईआईटी में भी जाइएगा ना, यही पकड़ के रखेगा। और वहाँ पे सर लोगों को इतना समझ नहीं होगा कि एक दो तीन चार करवाएंगे। कह देंगे एज यू नो, आर फलनमा एस फलनमा। वहाँ पे क्वेरी कीजिएगा, सर नहीं समझ में आता कैसे तुम पास कर गया, ये पूछते हैं। पास करके आया कि सेटिंग करके आया? अब फिर अपने मैच्योरिटी से यदि आप समझ पाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर क्लिनिक भी खोलेंगे तो कोई जाने वाला है नहीं। डॉक्टर साहब से डॉक्टरवा बना देते आदमी। तो अच्छा है, उन लोग तो इस, हाँ, उन लोग का क्या है ना कि उन लोग कुछ बात यहाँ पे एजुकेशन से आता है ना, कुछ लर्निंग से आ जाता है। हाँ, एक्सपीरियंस प्लस लर्निंग, सीखने की आदत। और एक बात है, थोड़ा सा रिस्क लेने का भी मैनेजमेंट उनके दिमाग में रहता है कि दवाई दे दी कुछ हो जाएगा, देख भी लेंगे। ये सर्वे तो ये कहता है कि 5 से 10% जो विकलांग आदमी हो रहा है, वो 5 से 10% का विकलांगता जो है वो गांव में सुई दिलवाने की वजह से हो जा रहा है। वही जो भाई साहब हमारे कभी कभी ऐसे जगह पे सुई दे देते हैं, पार्टिकुलर एक ठोका नहीं, 5 से 10% लोग यहाँ से ये हो जा रहे हैं। मसल्स में सुई दे दिए, कभी इधर उधर हो गया तो घाव हो जाता है, घाव होने के बाद वो सही से चल नहीं पाते। तो रिस्क लेने की भी आदत मैनेजमेंट को एक अभिन्न भाग है। 2 ब्यूटेनॉल का आर एस कन्फर्मेशन लिखना है, लिख देंगे। 2 ब्यूटेनॉल, सबसे पहले तो ये लिख लें, मॉलिक्यूल लिख लें। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 पे ओल, ओ एच, एक तरफ एच, CH3, CH2, CH3। ये कार्बन कायरल हुआ, तो कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, सॉलिड लाइन पे OH जाएगा, जाएगा ना। उधर में CH2 CH3 जाएगा, एक तरफ CH3 आएगा, और कटिंग लाइन पे H जाएगा। अब इसका मिरर इमेज बना देंगे।
सी आएगा, कटिंग लाइन इधर ही आ जाएगा, एच बना देंगे। इतना ज़्यादा बड़ा एच बना देंगे। सॉलिड लाइन पे जो है ओ एच बना देंगे, CH3 बना देंगे, और इधर में CH2 CH3 बना। क्या एक नंबर ये था, 4 नंबर यहाँ पे क्लॉकवाइज आर कॉन्फ़िगरेशन, और ये ऐसा हो गया क्या? नहीं, क्या लिख देंगे? R2 ब्यूटेनॉल, S2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, समझ गए आर एस कन्फ्यूजन। अब ऑप्टिकल आइसोमर बना लेंगे अपने से, 1 2 3 4 कर देंगे। कभी कभी इसका एप्लीकेशन ऐसे वाले में भी होता है, फिक्सचर प्रोजेक्शन फार्मूला पे। यहाँ 2 कैरल कार्बन आ जाएगा। अब ये आर है कि ये सही, इसको पता करने के लिए OH CH3 और H, यहाँ पे CH2 CH3 मान लेते हैं, यहाँ पे ड्यूटेरियम मान लेते हैं, यहाँ क्लोरीन मान लेते हैं। तो हमें 1 से 4 ही पे तो जाना है। तो ये वाला जो कार्बन है अलग में अगले बोर्ड पे बना देते हैं, ठीक ही से समझा देते हैं, इसमें भी दिक्कत हो आएगा। आर एस कन्फिग्रेशन ऑन फिक्सचर प्रोजेक्शन फार्मूला है, हेडिंग डाल देते हैं बजाबता। आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑन फिक्सचर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का काम करना है। फिक्सचर प्रोजेक्शन फार्मूला में ये होता है, यहाँ पे ड्यूटेरियम दे दिया, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया, यहाँ पे CH2 CH3 दे दिया, यहाँ पे CH3 दे दिया, यहाँ पे हम H लिख देते हैं, और यहाँ पे Br लिख देते हैं। ठीक है, बताइए क्या बताना है? ये कार्बन एसिमेट्रिक है और ये कार्बन भी कायरल है। अब यहाँ पे जो भी गिनती आ रहा है, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, यही पेरेंट चेन होगा। ठीक है, पेरेंट चेन होगा ना। 1 2 पे ब्रोमो आया, इसलिए इधर से काउंट किए। तो 2 नंबर कार्बन भी कायरल है और 3 नंबर कार्बन भी कायरल है। 2 नंबर आर है कि 3 नंबर आर है या एस है, ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, चूंकि ऑप्टिकल आइसोमर तो जस्ट बना देंगे तो बन ही जाएगा। तो ये यहां से हम लोग चालू करेंगे, है ना। 1 2 3 4 ये काउंटिंग हमने किया है किसका? पेरेंट चेन का। अभी चान इंग्लॉट प्रीलॉग रूल लगाए, इस कार्बन के 4 तरफ है, 4 तरफ में सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? 1। फिर बड़ा ग्रुप कौन है? 2। इधर भी था, तो ये 2 तो ये वाला है ना, ये है 3, और ये वाला ग्रुप क्या है? 4। तो 1 से 4 पे जाना है हमें, 1 से 4 पे जाना है। सीखिएगा, 1 नंबर ये है और 4 नंबर ये है, तो ऐसे चल जाएं कि ऐसे जाएं। कैसे जाएं? 3 होते हुए ऐसे जाएं। यहाँ पे देखिए, ये क्या नंबर, ये कितना नंबर, और ये कितना नंबर? 3 नंबर इधर होगा, 4 नंबर। तो 1 से 4 पे जाना है, कैसे जाएं? उसको होते हुए। ठीक है, तो उल्टा गए कि सीधा गए? क्लॉकवाइज गए कि एंटी क्लॉकवाइज गए? एंटी क्लॉकवाइज गए। कैसा कन्फिग्रेशन है? आने 2 कार्बन नंबर ए से और 1 नंबर कार्बन कैसा है? तो यहाँ भी देखिए कैसे आए हैं, वैसे ही तो आए हैं। तो कैसा कन्फ्यूजन है ये भी? AC
ठीक है। जब इसका हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे, बहुत समझना रहता है, दिमाग छूटा तो छूटा, फिर बाद में तो देख ही लेते हैं आप लोग। CH3 इधर H, इधर Br, इधर Cl, इधर D, और इधर CH2 CH3। फिर से समझिएगा, ये कार्बन पे देखना है, ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर है, बस 1 और 4 खोजिए ना, 1 से 4 पे जाना है ना, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये कार्बन है, यहाँ पे 1 नंबर ये और 4 नंबर ये, तो बताइए 1 से 4 पे जाना है, तो 1 से 4 पे गए ऐसे, तो ये देखिए कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ भी देखिए 1 से 4 पे जाना है, कैसे जा रहा है, 1 से 4 पे जाना है, एक इधर आ गया, 4 इधर आ गया, एक इधर था, 4 इधर था, तो कैसे जाएंगे बताइए, क्लॉकी वाइज ना। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन क्या हो गया, आर, यहाँ भी कन्फ्यूजन क्या हो गया, आर, पूरे में यही सीक्वेंस रहेगा, देखिए ना, आर, ठीक है, आर ही में मिलेगा। तो ये दोनों एस कन्फ्यूजन का मॉलिक्यूल था, ये दोनों कार्बन आर का था। अब यहाँ पर पूछा जाए तो एस लिखना है, 2 के पास, 3 के पास भी एस ही लिखना है। 2 के पास ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो लिखेंगे, तो 2 कार्बन कैसा है, एस वाला है, ब्रोमो। 3 कार्बन, 3 कार्बन कैसा है, एसी, कितना है उस पे, क्लोरो, ठीक है, और सब मिला के कितना कार्बन है, पेंटेन। यहाँ पे 2 क्या, कौन सा हो गया, आर, ब्रोमो, पहला लेटर बड़ा भी लिख सकते, 3 आर, क्लोरो, और सब मिला करके पेंटेन, ठीक है। तो हमेशा वही होगा, यहाँ यदि आर आइडेंटिफाई कर लोगे तो वो एस बन जाएगा, यदि यहाँ एस है तो वह आर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है 2s 3r, इधर बनेगा 2r 3s, क्या लिख, मतलब मोटे मोटे तौर पे आपको सीखना है, 1 2 3 4 कर देना है, और 1 2 3 4 करने के बाद आप उसको क्लॉकवाइज में ढूंढ पा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज में ढूंढ पा रहे हो। कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है, और ये ऐसी बात है ना कि जो कॉपी कलम पे अकेले में होता भी नहीं है। यही सब पढ़ने के लिए बैचेज का इंतजार करना पड़ता है साल भर। मान लो छूट जाएगा तो फिर अगले ही साल ना।
शुरू से देखती नहीं कंसंट्रेशन में, इसलिए ऐसे होता। कहीं कहीं दिमाग है ना, कहीं कहीं घूमता रहता है। अरे पहले इसको गिने हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, अब सीआईपी रूल से 1 2 3 4 इस कार्बन के राउंड में लिखे। हाँ, तो उसके ऊपर वाले कार्बन में क्या दिक्कत है, क्या बोलना चाहते हैं? तो देखिए ना, ये कौन सा कलर है? ग्रीन। 1 2 3 4 5। ये जो येलो वाला है, ये 2 नंबर कार्बन, ये वाला लिखे थे। क्या लिखे हैं? 1 मिनट। दो, ये सिर्फ 2 लिखा हुआ है। हाँ, नीचे वाले कार्बन, यही सब देखना पड़ता है ना। नीचे वाले कार्बन के 4 तरफ है, तो सीआईपी रूल लगाएंगे ना इस कार्बन पे, तो पहला सीक्वेंस में ब्रोमीन आएगा, दूसरा में ये पूरा ग्रुप आएगा, तो यही 2 लिखा हुआ है। तीसरा में ये आएगा, हाँ सर वही है, चौथा में वो लिखा हुआ है। अब क्या हुआ? ऊपर वाले कार्बन का दूसरा नंबर, ये पूरा कार्बन आएगा। हाँ, तो उसको लिखे नहीं थे ये बोल के कि आप लोग को टेंशन से बचाए कि 1 और 4 ही तो देखना रहता है, 2 3 तो आ ही जाता है बीच रास्ते में। और GOC1 का टेस्ट देने जाओगे ना संडे को, वही आएगा पेपर में। मेडिकल में आए चाहे नहीं आए, वो टेस्ट सीरीज में जरूर ही आता है। हो गया? तो अगला, RS कन्फेशन और फीचर पोजिशन समझ गए, 1 नंबर पे होगा तब भी, और 2 कार्बन हुआ तब भी। यानी जिस कार्बन के राउंड में RS कन्फिग्रेशन लिखना है, उसके राउंड में चारों तरफ हम लोग देख लेंगे 1 2 3 4, चान इंग्लॉट प्रीलॉग रूल लगा के। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि चान इंग्लॉट प्रीलॉग रूल में CH2 CH3, फिर ये इंपॉर्टेंट बात कोना में काहे करते हैं? इंपॉर्टेंट बात तो खुलेआम करना चाहिए। सीआईपी रूल में एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ दीजिएगा। यदि CH2 CH3 है और साथ में एक CH डबल बॉन्ड CH2 है और साथ में एक C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो आप किसको 1 नंबर देंगे, किसको 2 नंबर देंगे, किसको 3 नंबर देंगे? सीआईपी रूल फॉर सीक्वेंसेस, फॉर पीरियोडिक सीक्वेंसेस। देखो यहाँ पर कार्बन के बाद हाइड्रोजन आता है, यहाँ कार्बन के बाद कार्बन ही आता है। सुनिएगा कैसे कहता है, डबल बॉन्ड इज डुप्लीकेटेड, डबल बॉन्ड इज डुप्लीकेटेड। समझ नहीं आता है, समझने की कोशिश करेंगे आप। और ट्रिपल बॉन्ड इज ट्रिप्लीकेटेड, ट्रिपल बॉन्ड इज ट्रिप्लीकेटेड। क्या कहना चाहता है ये डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड? मतलब वो वाले कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है, और यदि डबल बॉन्ड है तो फिर से सोचना है कि एक कार्बन और उससे अटैच्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन उससे और अटैच्ड पहले, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक कार्बन तो अटैच्ड है पहले से, दूसरा बार भी, यानी कि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड जो है डुप्लीकेट कर देना है, तो कार्बन के बाद हाइड्रोजन नहीं, कार्बन के बाद कार्बन। तो बताइए इसमें 1 2 3 नंबर किसको देंगे? 1 नंबर हम देंगे ना अल्काइन को, क्योंकि एक बार कार्बन आया तो फिर कार्बन आया, यहाँ कार्बन आया, इसमें कार्बन के बाद तो हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे कार्बन ही आएगा, क्योंकि 3 बार हमें कार्बन ही सोचना है।
तो 1 नंबर देंगे इसको, 2 नंबर देंगे इसको, और 3 नंबर देंगे इसको, यदि कहीं सिंगल डबल ट्रिपल मिल गया। अब एग्जाम्पल तो हम दे ही सकते हैं, हालांकि ये जनरली आप लोग को मिलता कम है। बोलिए यहाँ देखिएगा, पहले पहले उसको अप्लाई कर दीजिए। बोलिए 1 नंबर पे तो ये है, 2 नंबर इसको दें कि इसको, चूंकि एक कार्बन, एक कार्बन, फिर कार्बन सोचना है तो फिर कार्बन, फिर कार्बन इसमें सोचना है, वहां तो है ही नहीं। तो ये 2 नंबर, ये वाला 3 नंबर, और ये वाला 4। चलिए बहुत हो गया, अब सब बात कर ही दिए। ऐसी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन रहेगा तब भी सोचना है। ये डबल बॉन्ड डुप्लीकेटेड यहाँ लिखिएगा, वहां लिख लीजिएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड ट्रिप्लीकेटेड यहाँ लिखिएगा, वहां लिख। डुप्लीकेट का मतलब 2 बार, और ट्रिप्लीकेटेड का मतलब 3 बार। पढ़े? Now the enantiomer and diastereoisomer. Enantiomer, diastereo आइसोमर्स। एक्चुअली में जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है ना एक दूसरे का, उसको इनांसियोमर कहते हैं। एक दूसरे का जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है उसको इनांसियोमर कहते हैं। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उसको इनांसियोमर कहते हैं। एक तो स्पेलिंग गलत हो जाता है दिमाग में, अरे स्पेलिंग ही गलत होता है। डायस्टेरियो, DIAST, खाली ए छूटा हुआ था और कुछ छूटा नहीं था, है ना? ए जोड़ देना, डायस्टेरियो, DIA, डायस्टेरियो आइसोमेरिज्म और इनांसियोमरिज्म। दो ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उसको इनांसियोमर कहते हैं। लेकिन ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता है उसको डायस्टेरियो आइसोमर कहते हैं। देखिए क्या बोलेंगे अभी पता ही नहीं चलेगा आप लोग को, सुनते समझते रहिएगा, बहुत बात सोचना समझना रहता है। CH2CH3 HCl Cl HCH3 कौन है? एरिथ्रो है कि थ्रियो है? थ्रियो है। CH2CH3 CH3 HCl ClH, इधर Cl गया उधर H,
इधर एच है इधर सी एल, ठीक है। दोनों को ऑप्टिकल आइसोमर बनाए, एरिथ्रोथ्रियोनल लिखे हैं, ठीक है, एरिथ्रोथ्रियो नहीं लिखे हैं अभी। दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है, क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज है। क्या इसको इनांसियोमर कहते हैं। इसका एक और फॉर्म लिखते हैं, CH2CH3 HCl HCl और इधर में CH3, और ये मिरर इमेज बनाते हैं। इधर Cl इधर H, CH2CH3, इधर Cl इधर H, इधर CH3, ठीक है। मॉलिक्यूल तो कोई एक ही होगा, जो भी है, CH3 CH2 CHCl CHCl और CH3। इसी मॉलिक्यूल का ये फिश्चर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखे। 4 ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है, 1 and 2, 3 and 4। जो पूछेंगे उतना ही बताइएगा जितना हम सोचने के लिए कहते हैं। जितना हम सोचने के लिए कहेंगे ना, उतना ही सोच के बताइए। पहला और दूसरा आपस में क्या लगेगा, इनांसियोमर। चूंकि इसका डिफिनीशन हमने दिया, द ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर तो 4 है, लेकिन चारों एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या? तीसरा और चौथा आपस में मिरर इमेज है क्या? नहीं है। ये भी क्या है? लेकिन पहला और तीसरा क्या मिरर इमेज है क्या? बस यही बात है। ऑप्टिकल आइसोमर तो है, ऑप्टिकल आइसोमर तो है पहला और तीसरा, लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज, इस रिलेशन को डायस्टेरियो आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। यही बात हो जाएगा पहला और चौथा के बीच, दूसरा तीसरा के बीच, दूसरा और चौथे के बीच, है ना। 4 ऑप्टिकल आइसोमर है इसका, जिसमें पहला दूसरा एनांसियोमर है, तीसरा और चौथा इनांसियोमर है। लेकिन पहला और तीसरा, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा डाई एस्टेरियो आइसोमर, ठीक है। तो क्या डिफिनीशन होगा, देखोगे इसमें बहुत बार घुमा फिरा करके आप लोग का ऑप्शन गलती कराया है ये सवाल। बहुत बार क्या, एक बार तो परीक्षा दिए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, है ना। क्या सीधा सीधा बात है, और कुछ नहीं सोचना है, और अगल बगल में जो दिमाग में आता है वो समझिएगा सब गलत बात आता है, गंदा बात आता है। ऑप्टिकल आइसोमर, है ना, है ना। अब जहां पर यही दो आइसोमर था, तो ये दोनों को ऑप्टिकल आइसोमर भी कहिए, अभी दोनों को इनांसियोमर भी कहिए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क तो तब पड़ जाता है ना जब 1 2 3 4 है। दो में ये बातें सेपरेट करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। तो ऑप्टिकल आइसोमर V4 मिरर इमेज of each other called as enantiomer. However, जबकि ऑप्टिकल आइसोमर, देखिए थोड़ा सा अटपटा भी लगता है, ऑप्टिकल आइसोमर V4 नॉट मिरर इमेज
है ना। तो यहाँ पता ही लगता है कि भाई ऑप्टिकल आइसोमर तो सर पढ़ाए थे कि मिरर इमेज होता है, तो नॉट मिरर इमेज का है लिख रहा है। तो ऑप्टिकल आइसोमर तो है, लेकिन मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं है ना। कहते हैं कि यदि ये स्वयं को देखना है तो आईने में जाइए, मिरर में जाइए, वो वाला मिरर इमेज। तो ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, called as डायस्टेरियो आइसोमरिज्म। डायस्टेरियो, एस्टेरियो एक छूट रहा है। आइसोमर, समझ गए। ऑप्टिकल आइसोमर तो है, लेकिन मिरर इमेज दूसरे का। या ऐसा भी कभी कभी लिखा है कि इनांसियोमर, इनांसियोमर्स क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है? तो ठीक है। डायस्टेरियो आइसोमर्स क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है? जरा देखिए, ये और ये है डायस्टेरियो आइसोमर, तो इसका कोई मिरर इमेज है क्या? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल चाहे सुपर इम्पोजिबल है क्या मिरर इमेज? तो मिरर इमेज ही नहीं है। डायस्टेरियो आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। डायस्टेरियो आइसोमर्स आर नॉट ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और आप लोग टिक लगाइएगा, अरे डायस्टेरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर है तो मिरर इमेज तो होबे करेगा। लेकिन यहाँ पर हम सिखा क्या रहे हैं? डायस्टेरियो आइसोमर्स आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये तो बिल्कुल दो तरह से लिखना ही को कहते हैं। और ये बातों के उलझन में इस सवाल में बिल्कुल पड़िएगा ही नहीं। हमारे हिसाब से कोई बात आपको याद नहीं रहता है। आप एक फोटो बना लीजिए, दो कारल कार्बन, जब भी इनांसियोमर और डायस्टेरियो आइसोमर का क्वेश्चन आए, देखिए ऑप्शन में इनांसियोमर और डायस्टेरियो आइसोमर है, तो ये वाला फोटो बना लीजिए। दो वो कारल कार्बन वाला फोटो अपने दिमाग में पिक्चराइज कर लीजिए और उसको बना लीजिए बगल में, और देखिए कि क्या एक दूसरे का लग रहा है, मिरर इमेज है नहीं है, अपने से उसी समय आइडेंटिफाई हो जाएगा। और डिफिनीशन याद करके जाइएगा तो वो चार ऑप्शन ना देता है, चार तरह से एक ही बात को कहना चाहता है और पूछता है इसमें से कौन गलती, तो आपको उलझा के फंसा लेता है। और एक फोटो बना लीजिएगा तो आप अपने बात पे अर्जी अड़ी हो जाइएगा ना, भाई यही तो है, अभी क्या है एक दूसरे का देख लीजिए। चूंकि एक और दो ये भी इनांसियोमर है, और तीन और चार भी इनांसियोमर, तो फिर डायस्टेरियो आइसोमर का क्या अपना अस्तित्व है? नहीं, वो इनांसियोमर के बीच के रिलेशंस का रिलेशन है ना। जैसे नहीं होता है, देखते हैं कभी कभी घर में आ जाते हैं, तब मेरा भी शादी उसी गांव में हुआ है। अच्छा वही घर में? तो हाँ वही घर में। तो किन से? तो फलाना से। हमारा तो उन्हीं घर में हुआ है, लेकिन वो फलाना से। अब वो दोनों के बीच रिलेशन है, और वो दोनों तो फुफेरा भाई था। तो रिश्ता निकल जाता फिर। तो उस तरह के रिश्ते में डायस्टेरियो आइसोमर आता है। हो गया। अब रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर देखिए,
रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर proportion of टू इनांसियोमर यानी डेक्स्ट्रोलीवो को इक्वल अमाउंट में मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर बनेगा उसको रेसेमिक मिक्सचर कहें। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनांसियोमर। यहां पर देखो इनांसियोमर वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, केवल ऑप्टिकल आइसोमर का इस्तेमाल करने से नहीं होगा। एक जगह जब शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ही इनांसियोमेरिज्म कहा जाता है, बात सही है, लेकिन इनांसियोमेरिज्म के बीच में एक डायस्टेरियो आइसोमेरिज्म भी आ गया। तो बताओ पिछला स्ट्रक्चर में पहला और तीसरा को मिलाने से रेसमिक मिक्सचर बनता क्या? नहीं, पहला और दूसरा को मिलाते तब बन जाता, तीसरा और चौथा को मिलाते तब बन जाता। पहला और तीसरा को मिलाने से रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर लिखना उचित नहीं होगा, यहाँ पे इनांसियोमर ही लिखना उचित होगा। ठीक है, तो दो ऑप्टिकल आइसोमर आप मिला दीजिएगा तो पहला तीसरा मिला दीजिए एरिथ्रो और थ्रियो को, तो कुछ नहीं होगा। तो रेसेमिक में अच्छा ई रेसेमिक देखते हैं क्या लिखा। हाँ गलती लिख देते हैं, एक आध वो अक्षर वहां पे गलती हो जाता है क्योंकि उस पर दिमाग नहीं लगता है, और फिर हाथ लिखता है दिमाग कहता है ना वो होगा, ऐसा है। ये इसमें है, ऐसा है उसमें कोई ये RAC रेसेमिक, ठीक है, सी होगा RAC द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनांसियोमर कॉल्ड एज रेसेमिक मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनांसियोमर इज कॉल्ड एज, और रेसेमिक मिक्सचर जो होता है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रेसेमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली inactive and optical inactivity is due to called external compensation। पिछले दिन बताए थे इंटरनल कंपनसेशन, जहां पे मॉलिक्यूल में सिमेट्री पाया गया था, मॉलिक्यूल के सिमेट्री की वजह से यदि वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है तो इंटरनल कंपनसेशन, और यदि डेक्स्ट्रो और लीवो यानी दो एनांसियोमर को मिलाने से ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। इक्विमोलर मिक्सचर मिलाना यानी 1:1 रेशियो में, है ना, 1:1 रेशियो। और एक बात, रेसेमिक मिक्सचर को हम लोग प्लस माइनस से नोट करते हैं। रेसेमिक मिक्सचर is optically inactive, optically inactive due to positive rotation of one enantiomer is cancelled by negative rotation of other
इनांशियोमर। सुनिएगा, इसका साफ कहने का मतलब फोटो से देखिए ये है कि एक इनांशियोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को थीटा एंगल प्लस 40 डिग्री एंगल से रोटेट करा दिया, यदि उसमें -40 वाला आप मिला देते हैं, है ना, मतलब कि एक दूसरा आइसोमर होगा, इसमें जो है ये इधर -40 डिग्री रोटेट करा रहा होगा। माइनस प्लस तो बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब ये दोनों को यदि आप मिक्स करा देंगे तो ये दोनों क्या करेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट जहां था वहीं पे, ये इधर इतना गया, अब वो वहीं से शुरू करके -40 में आएगा, तो यहां से इधर आना भी तो माइनस ही कहलाएगा। ये +40 में वहां तक ले गया, अब उधर से -40 में आना है तो कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो प्लेन पोलराइज लाइट जहां था वहीं, दैट नॉट डिफ्लेक्टेड राइट और लेफ्ट, सो कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। कभी कभी क्या करते हैं कि मिलाते तो हैं लेकिन इक्वल मोलर अमाउंट में नहीं मिलाते, तो वो +40 किया तो अगला -30 किया, तो 10 डिग्री का रोटेशन तो प्लस में बचा हुआ है, तो 10 डिग्री ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो वैसे मिक्सचर को ऑप्टिकली एक्टिव ही कहेंगे और उसको रेसिमिक मिक्सचर नहीं कहेंगे। एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल एंड रेसिमिक मिक्सचर are optically inactive and optical inactivity is due to called external compensation। एक आने कहे हैं हम कि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और इसकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कही जाती है एक्सटर्नल कंपनसेशन के वजह से। ठीक है, 2 पॉइंट और लिखो जल्दी से। हम्म, अब देखो खाली टर्म ही है, एक होता है इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन, जो आप देखें, और दूसरा लिखा जाता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। यदि कॉन्फ़िगरेशन में वाल्डन इन्वर्सन होता है तो कहते हैं इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन, और यदि कॉन्फ़िगरेशन में वाल्डन इन्वर्सन नहीं होता है, नहीं होता है इसका मतलब जैसे था वैसे ही रहता है, तो उसको कहते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो वाल्डन इन्वर्सन यदि कॉन्फ़िगरेशन का हो जाए, लेटरल इन्वर्सन हो जाए तो इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन, और यदि नहीं हो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और यदि किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन विथ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, वो प्रोडक्ट निश्चित ही
रेसेमिक मिक्सचर होगा, है ना। वो प्रोडक्ट निश्चित ही रेसेमिक मिक्सचर होगा। क्या क्या बोल गए हम, समझ गए क्या आप? इफ द वाल्डेन और लैटरल inversion occurs in configuration, it called inversion in configuration. But when no lateral inversion, the configuration is known as retention in configuration. Retention in configuration. If the Walden or lateral inversion occurs in configuration, it called as inversion in configuration. अब इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल आगे पढ़िएगा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। प्रोडक्ट फॉर्म इन SN2 रिएक्शन। अब अभी अभी SN2 रिएक्शन तो बता नहीं पाएंगे, जब आएगा बताएंगे। इन SN2 रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन takes place with inversion in configuration. While in SN1 reaction, product formation takes place with inversion as well as retention in configuration. And hence क्या लिखेंगे? And hence the product is racemic mixture. The product is racemic mixture. चलिए हो गया बात। बैठिए बैठिए। एसन
ठीक ही तो है। क्या बोलना चाह रही? Hence the product is racemic mixture. SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये C, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मान लो यहाँ CH3 है, और कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, तो इसका बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक होने की वजह से ये H, ये H, कितना H, ये CH3, ये जा रहा ग्रुप और ये आ रहा ग्रुप, ये देखिए, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ऐसे CH3 H H, आने वाला ग्रुप न्यूक्लियोफाइल। तो प्रोडक्ट देखिए, इन्वर्सन कन्फिगरेशन हुआ है या नहीं हुआ? Cl था इधर राइट हैंड साइड, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया राइट हैंड साइड, तो ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म था। है ना? और SN1 में क्या होता है कि कार्बन, ठीक है, तीन तरफ से CH3 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 और यहाँ Cl। अब ये कोई न्यूक्लियोफाइल के चक्कर में आता है, तो पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, CH3 CH3 CH3, अब यहाँ पे प्लस चार्ज। अब दूसरे स्टेप में CH3 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 प्लस, अब ये न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करता है, पहला स्टेप इसके प्रेजेंस में हुआ, तो ये स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल था और ये ट्राइगोनल बन गया, और ट्राइगोनल जब बना तो वो एक ही प्लेन पे आ जाता, तो एक ही प्लेन पे जब आता है तो अटैक जितना इधर से होना है उतना ही अटैक इधर से भी होना है, तो ये दो तरफा अटैक होगा मॉलिक्यूल का। तो यदि इधर से अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड में जुड़ेगा, और इधर से अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड में जुड़ेगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि CH3 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 न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा CH3 न्यूक्लियोफाइल इधर CH3 CH3, ये दोनों ही प्रोडक्ट बनेगा इक्वल अमाउंट में। तो ये Cl जिधर था उधर ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, ये Cl जिधर था उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, इसको कहेंगे रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, इसको कहेंगे इन्वर्सन इन कन्फिग्रेशन। दोनों का इक्वल अमाउंट बनेगा रिएक्शन में, इसलिए कहेंगे रेसमिक मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट। यही तो है।
लीजिए पूरी बात लीजिए। यहाँ पर क्या है ना कि ये दोनों साइड नहीं हो कहलाता है, यहाँ बस थ्री डायमेंशनली ये अटैक इधर से भी होगा तो इधर से भी होगा। एक ही साइड है, मतलब ये ट्रायंगल का तो प्लेन एक ही है ना। तीन को पेन दीजिए, ट्रायंगल बनाना है। तीन को पेन दे, देखिए रियलाइज करिए बात को, ये तीन है, जहां पकड़े वही तो ट्रायंगल वाला कार्बन है। तो जितना अटैक इधर से होगा उतना ही अटैक तो इधर से होगा, लेकिन जुड़ने के बाद ही टेट्राहाइड्रल बन जाएगा। तो पहले भी मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रल था, बाद में भी टेट्राहाइड्रल बनेगा प्रोडक्ट। तो टेट्राहाइड्रल फॉर्मेशन Cl की तरफ ही न्यूक्लियोफाइल आया, तो रिटेंशन कंप्रेशन मतलब जैसा था वैसा ही बना, और जैसा था उसके अपोजिट साइड में बना तो लेटरल इन्वर्स। इतना ही तो बात। हम्म, वही तीन ट्रायंगल पकड़े, इधर से लगे चाहे उधर से लगे। समझ गए? तो फिर हैप्पी दशहरा।